मन दुखी हो, मन बेचैन हो, किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हो, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, सब साथ छोड़ दिए हो, कोई साथ नहीं दे रहा हो, सारे मार्ग बंद हो गए हो, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 के भाग 1 से लेकर 35 तक सुनिए। संघर्ष करने की असीम शक्ति मिलेगी, मुक्ति का रास्ता मिलेगा। समस्याओं से निकलने के लिए अवचेतन मन चेतन हो जाएगा, जागरूकता आ जाएगी, जागरूक बन जाओगे। जय भीम साथियों। अगर आप कामयाब नेता बनना चाहते हो, अगर आप सामाजिक बदलाव के लिए कार्य करना चाहते हो, अगर आप एक सफल दुखियों को न्याय दिलाने के लिए वकील बनना चाहते हो, अगर आप एक अच्छा अर्थशास्त्री आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाना चाहते हो, तो अवश्य सुने बाबा साहेब संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 को। यह जो हजारों साल से मनुवाद से बहुजन समाज हार रहा है, वह इसलिए नहीं कि मनुवाद का विचार उत्कृष्ट है, बल्कि इसलिए कि बहुजन समाज स्वयं ही एक दूसरे को हराने में अवचेतन मन के साथ लगा है। बहुजन जागरूक नहीं है, होश में नहीं है, बहुजन चेतन नहीं है, अवचेतन मन से आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई में व्यस्त हैं। यह विचार मेरे हैं, भीम दहाड़ के हैं। अब आगे संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 को सुनिए। 12 पूना समझौते पर संयुक्त समिति में विचार विमर्श। माननीय एन सरकार, क्या मैं संक्षिप्त बयान दे सकता हूं ताकि मामले को सीमित किया जा सके? यदि समिति इजाजत दे तो मैं सांप्रदायिकता के फैसले पर प्रश्न पूछने का अधिकार चाहता हूं, किंतु वास्तव में हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद से संबंधित मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता, क्योंकि वह उन तथ्यों पर निर्भर नहीं करता जिन्हें किन्हीं साक्ष्यों द्वारा साबित किया जाना है। लेकिन मैं साक्ष्यों से यह चाहता हूं कि वे महोदयों को पूना समझौते से संबंधित तथ्य बताएं। माननीय अनूप पात्रों के दुविधापूर्ण बयान के बारे में मुझे 2 बातें करनी हैं और मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए। उस फैसले से ही यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक प्रांत का परिणाम किसी दूसरे प्रांत के परिणाम से संबद्ध नहीं होता। उस फैसले में ही यह कहा गया है कि किसी एक प्रांत से भली भांति भिन्न दूसरे प्रांत में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। जहां तक मेरे मित्र श्री जफरुल्लाह खां के बयान का संबंध है, मैं केवल यह निवेदन करने का यत्न करूंगा कि गोलमेज सम्मेलन के समय हम यह ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे कि करार का सबसे बड़ा उपाय क्या है। हमारे लिए यह कहने के लिए रास्ता खुला था, जब तक मुझे हिंदुओं के लिए 100% स्थान नहीं मिल जाते, मैं इसमें और आगे भाग नहीं लूंगा। यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। मैं समिति से अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न के गुणावगुण पर विचार किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या मैं संक्षेप में कुछ कह सकता हूँ? मुझे खुशी है कि यह खींचातानी, यदि इस शब्द का प्रयोग करने की इजाजत हो, तो केवल पूना समझौते तक ही सीमित होने जा रही है और माननीय नृपेंद्र सरकार हिंदू और मुसलमानों के बीच स्थानों के वितरण के प्रश्न को फिर से उठाना नहीं चाहते। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि मुसलमानों के दृष्टिकोण के बारे में चौधरी जफरुल्लाह खां द्वारा व्यक्त की गई भावनाएं बिल्कुल वही हैं जो कि शुरू से व्यक्त कर रहा हूँ।
जब मैंने गोल मेज सम्मेलन में भाग लेना शुरू किया था और यह कि मैंने भी यह समझकर इस विचार विमर्श में भाग लेने की सम्मति दी थी कि पूना समझौता एक स्वीकृत प्रस्ताव है। निसंदेह माननीय नृपेंद्र सरकार द्वारा तथ्यों को समिति के समक्ष रखे जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे भी भूल सुधार का अवसर मिलेगा। लेकिन जहां तक मेरी अपनी स्थिति का संबंध है, मैं नहीं समझता कि मेरे लिए समिति की कार्रवाइयों में और आगे भाग लेना संभव होगा। यदि उदाहरण के लिए दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के बारे में संपूर्ण प्रश्न फिर से उठाया जाता है, तो माननीय एन सरकार अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस अवसर पर प्रधानमंत्री को भेजा गया अपना निम्नलिखित पत्र और माननीय रविंद्रनाथ टैगोर का 27 जुलाई 1933 का तार प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री को माननीय एन सरकार का पत्र, सेंट जेम्स कोर्ट, बकिंघम गेट, लंदन, SWI, 14 दिसंबर 1932। प्रिय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके अनुरोध पर आपकी सेवा में कुछ तार भेज रहा हूं। बंगाल विधान परिषद के 25 सदस्यों का पहला तार इस प्रकार है। बंगाल विधान परिषद के 25 सदस्यों का प्रतिवेदन। पूना दलित वर्ग समझौता बंगाल के हिंदुओं से संपर्क किए बिना किया गया। शेष भारत की तरह बंगाल में कोई दलित वर्ग समस्या नहीं है, जैसा कि लोथियन समिति ने ध्यानपूर्वक छानबीन के बाद पाया। अंबेडकर और अन्य लोगों को बंगाल की स्थितियों के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। बंगाल में अभी कथित दलित वर्ग किसी राजनीतिक अनर्हता से ग्रस्त नहीं है। पूना समझौते द्वारा आमूल परिवर्तन बंगाल में हिंदू समाज के समान विकास के आधार पर प्रयास है। बंगाल के संबंध में पूना समझौते में ईमानदारी से संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोथियन समिति योजना में बंगाल की स्थिति को भली भांति समझा गया है। BC चटर्जी, SM बोस, महाराजा डी नाजपुर, महाराजा कौसिम बाजार, राजा बहादुर नरसिंहपुर, नरेंद्र कुमार बसु, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राय बहादुर, कामिनी कुमार दास, सत्य कुमार दास, सत्येंद्र कुमार दास, केशव चंद्र बनर्जी, हरिधन दत्त, सतीश चंद्र मुखर्जी, शरद चंद्र मित्र, आनंद मोहन पोद्दार, सतीश चंद्र राय चौधरी, हनुमान प्रसाद पोद्दार, किशोरी मोहन चौधरी, सत्य किंकर सहाना, क्षेत्र मोहन राय, देव राय महसी, शांति शेखर राय, शरद कुमार राय, P बनर्जी, सुरेंद्र नाथ ला, शैलेश्वर सिंह राय। 2. मैंने उपर्युक्त तार डॉक्टर अंबेडकर को दिखाया था। उन्हें भी एक तार मिला था, जिसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है। बंगाल के बारे में बंगाल के संबंध में पूना समझौते के पुनरीक्षण के लिए हिंदू मित्रों का तार। उन्होंने 2 बार चूक की। एक बार लोथियन समिति के सामने, जब वे दलित वर्गों की सूची देने में नाकाम रहे। दूसरे, जब बंबई में सितंबर माह में आयोजित सम्मेलन में बुलाए गए और कोई भी नहीं आया। अब वे मिथ्या हो हल्ला मचाते हैं। इसके अलावा नाम शूद्रों द्वारा सारे स्थानों को हड़पने का उन्हें बेअर्थ में भय है। साथ ही लोथियन खंड 2 के अनुसार बंगाल सरकार दलित जनसंख्या के आंकड़े 103 लाख हैं, जबकि लोथियन के अनुसार हमने स्थानों की गणना के लिए 75 लाख माने थे। पूना समझौता लोथियन सिफारिशों के तुरंत बाद हुआ। देखिए मालिक का टिप्पण, लोथियन खंड 2, कलकत्ता में ठक्कर ने व्यापक हिंदू भावना समझौते के पक्ष में पाई। इस प्रकार मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित समझौते का पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। बिड़ला और ठक्कर। 3. मुझे अन्य 2 तार भी मिले हैं, जो इस प्रकार हैं।
अंबेडकर के नाम बिरला का तार बिरला बंगाल की परिस्थितियों से परिचित नहीं है और उनका वहां बिल्कुल भी प्रतिनिधि स्वरूप नहीं है। बंगाल में दलित वर्गों को 30 स्थान देने में पूना समझौता न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। यह संख्या मद्रास को दिए गए स्थानों के बराबर है। बंगाल में दलित वर्गों का प्रश्न निश्चय ही बहुत विषम नहीं है और अन्य प्रांतों से पूरी तरह भिन्न है। बंगाल इस सवाल पर प्रधानमंत्री के निर्णय को ही सबसे ज्यादा मान सकता है। सतीश चंद्र सेन, विजय कुमार बसु, सत्येंद्र चंद्र घोष मलिक, अमरनाथ दत्त, सत्येंद्र चंद्र मित्र, सत्यचरण मुखर्जी, सत्येंद्र नाथ सेन, जगदीश चंद्र बनर्जी, नव कुमार सिंह, दूधौरियो केंद्र विधानमंडल में उपस्थित बंगाल के गैर मुस्लिम प्रतिनिधि अमरनाथ दत्त, बंगाल विधान परिषद के सदस्य जिन्होंने पहले तार दिया था, कहते हैं कि बिरला और ठक्कर के तार में गलत बयानी की गई है। बंगाल के प्रतिनिधियों को पूना समझौते को जन्म देने वाले सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। उसकी शर्तों से बंगाल आश्चर्यचकित उससे सहमत नहीं। प्रधानमंत्री के फॉर्मूले के अनुसार समझौते से बंगाल आबद्ध नहीं हो सकता। लोथियन समिति ने जांच की थी कि कौन सी जातियां बंगाल में अछूत और अगम हैं। हिंदू और मुसलमानों से युक्त प्रांतीय मताधिकार समिति का सही उत्तर। रिपोर्ट खंड 2 मलिक का टिप्पणी समिति के समक्ष पेश नहीं लेकिन गुप्त रूप से तैयार। बंगाल के दलितों का मलिक द्वारा वर्गीकरण अन्य प्रांतों से भिन्न, जिनके अंतर्गत सवर्ण, बनिक, शाय, महज स्वीकृत रूप से दलित वर्ग से बाहर, इंग्लैंड से आए भारतीय, ब्रह्म समाजी लोग, यहाँ तक कि वैद्य, कायस्थ भी ब्राह्मणों के मुकाबले में बंगाल सार्वजनिक जीवन जात पात से मुक्त, सवर्ण हिंदुओं के मदारीपुर से 1983 में चटर्जी के खिलाफ एक नाम शूद्र को चुना। देशबंधु ने ब्राह्मण की पुत्री से शादी करके रूढ़िवादी निष्ठा की अवहेलना की, किंतु उनके अनुयायियों में सभी सवर्ण जातियों के लोग। कलकत्ता गजट 14 जुलाई के अनुसार नाम शूद्रों के वितरण से उनके लिए 20 सुरक्षित स्थान पाना सुनिश्चित। गैर नाम शूद्र भविष्य से चिंतित। नाम शूद्र राजवंशी कड़े रुख से अन्य दलित जातियों को सामाजिक संसर्ग से अलग रखते हैं और सवर्ण जाति के लोगों की अपेक्षा जिन्होंने अपने उत्थान के लिए पीढ़ियों तक काम किया, उनका प्रतिनिधित्व करने का कम अधिकार। पूना समझौते से बंगाल के हिंदुओं का राजनीतिक विभाजन शुरू, जो अब तक नहीं था। प्रधानमंत्री को दिखा दें। चटर्जी और अन्य। 4 मैं पिछले अगस्त से भारत से चला था। मुझे पूना समझौते की निजी तौर पर जानकारी नहीं है। 5 आपके सांप्रदायिकता संबंधी फैसले में यह कहा गया था, महामहिम की सरकार यह चाहती है कि यह बिल्कुल साफ तौर पर समझ लिया जाए कि वे किसी भी बातचीत के पक्ष में नहीं हो सकते जो उनके फैसले का पुनरीक्षण करने की दृष्टि से शुरू की जाए, और वे किसी भी प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए तैयार नहीं होंगे जिसका उद्देश्य उसमें परिवर्तन कराना है जिसे सभी प्रभावित पक्षों का समर्थन प्राप्त नहीं है। 6 जबकि आपके फैसले के अंतर्गत हिंदुओं को सभी अभिकथित दलित वर्गों सहित 80 स्थान दिए गए हैं, मुसलमानों को 119 स्थान मिले हैं, अर्थात हिंदुओं से ज्यादा 50%, यूरोपियों हितों को 25 स्थान अर्थात कुल स्थानों का 10%, जबकि वे कुल जनसंख्या के 1% का एक अंश भी नहीं है। स्थिति, प्रभाव, शिक्षा आदि तत्वों पर प्रकटतः विचार किया गया है और यूरोपियों के मामलों में विधि सम्मत रूप से विचार किया गया है, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जनसंख्या का विचार नहीं किया गया है।
मुसलमान 21 वर्ष से नीचे के बच्चों को मिलाकर 54% होने का दावा करते हैं, जबकि यदि केवल वयस्कों को गिना जाए तो मुसलमानों का कोई खास बहुमत नहीं होगा। 7. यदि मुसलमान कुल जनसंख्या के 54% हैं तो भी हिंदुओं से 50% अधिक स्थान पाना विशेष स्थानों के बनने की वजह से बताया गया है। 51 है, जो हिंदुओं से अनुपात से कहीं अधिक है। 8. विशेष स्थानों की प्रकृति से, जिनके अंतर्गत यूरोपियों के लिए 25, आंग्ल भारतीयों के लिए 4, श्रमिकों के लिए 8। अपने आप में यह बात स्पष्ट नहीं होती कि हिंदू लोग इन स्थानों से कुल स्थानों में अपना उचित हिस्सा पूरा कर सकते हैं। 9. मैं पूरी तरह समझता हूँ कि अपने फैसले के शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप तर्क नहीं सुन सकते, चाहे वे कितने भी प्रबल हों, लेकिन सर्वोत्तम इरादों से यह फैसला हिंदुओं के लिए अनुचित है और यही सबसे बड़ा कारण है कि दलित वर्गों से भिन्न बंगाल के हिंदू उसे कम करने पर आपत्ति करते हैं जो आपके फैसले के द्वारा उन्हें दिया जा चुका है। कृपया मुझे यह कहने की इजाज़त दी जाए कि यदि बहस की खातिर यह मान लिया जाए कि एक समुदाय को उसके हिस्से से लगभग 50% ज्यादा मिल गया है, तो यह आशा करना बेकार है कि वह समुदाय न्याय की किन्हीं अमूर्त विचारधाराओं से प्राप्त अपने औचित्य रहित फायदे को छोड़ देगा। 10. प्रस्तुत विषय केवल एक तथ्य का प्रश्न है और वह यह है कि क्या आज शिकायत करने वाले लोग आपके फैसले में संशोधन के लिए सहमत हैं। निवेदन है कि अभी कथित व्यक्तिक्रमों द्वारा समझौते के बारे में श्रम साध तर्क में कोई बल नहीं है। जो भी हो, यह तय करना बाकी है कि क्या ऐसा कोई व्यक्तिक्रम हुआ है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाए कि बंगाल के गैर दलित वर्ग आपके अवार्ड में परिवर्तन करने के लिए राजी हो गए हैं। 11. निवेदन है कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि इस आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। बिरला और ठक्कर का तार तथ्यों को सही दर्शाता है। ये तथ्य वे हैं जो विवादाग्रस्त रहे हैं। यदि इन तथ्यों को सारतः ठीक मान लिया जाए तो भी कोई समझौता नहीं होगा। 12. निराश पार्टी के हित में इस तथ्य के बारे में जांच करना कि बंगाल में गैर दलित वर्ग पूना समझौते में पार्टी था या नहीं अथवा उससे आबद्ध है या नहीं, यह काम चाहे भारत सरकार या बंगाल सरकार के माध्यम से अथवा किसी अन्य उत्तरदायी और तटस्थ एजेंसी के माध्यम से कराया जाए, एक विस्तृत विषय है। इस पत्र की एक प्रति मैं डॉक्टर अंबेडकर को सूचनार्थ भेज रहा हूँ। मैं इंग्लैंड से शीघ्र रवाना होने वाला हूँ, इसलिए यदि इस प्रतिवेदन की कोई स्वीकृति या जवाब देना हो तो कृपया निम्न पते पर दें। श्री नरेंद्र कुमार बसु, MLC, बार एसोसिएशन, उच्च न्यायालय कलकत्ता। आपका हस्ताक्षर NN सरकार, सदस्य, इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, माननीय रविन्द्रनाथ टैगोर का केबल तार। सेवा में दिनांक 27 जुलाई 1933। सेवा में माननीय NN सरकार, मुझे याद है कि मैंने प्रधानमंत्री को एक केबल भेजकर उनसे अनुरोध किया था कि महात्मा जी द्वारा पेश किए गए सांप्रदायिक अवार्ड से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार करने में विलंब न करें। उस समय एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जो इतनी दर्दनाक थी कि हमें तनिक भी समय या मन की शांति नहीं मिली ताकि हम पूना समझौते के संभव परिणामों के बारे में शांतिपूर्वक विचार कर सकें। वह उन सदस्यों की सहायता से जिनमें बंगाल का कोई भी जिम्मेदार प्रतिनिधि नहीं था, मेरे आने से पहले किया जा चुका था। तब सप्रू और जयकर पहले ही वहां से जा चुके थे। महात्मा जी का जीवन इस समस्या के तुरंत समाधान पर निर्भर करता है
और ऐसे संकट से उत्पन्न असहाय चिंता के कारण मुझे सहसा ऐसा वायदा करना पड़ा है, जिसे अब मैं अपने देश के अस्थायी हित के प्रतिकूल की गई गलती समझता हूँ। महात्मा जी के प्रति अपार स्नेह के कारण और भारतीय राजनीति में उनकी प्रज्ञा में पूर्ण विश्वास के कारण तथा राजनीतिक व्यवहारों में कोई अनुभव न रखते हुए मैंने यह सावधानी बरते बिना कि बंगाल के मामले में न्याय की बलि चढ़ा दी गई है और आगे विचार विमर्श की प्रतीक्षा न करने की भारी गलती की। अब मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि ऐसा अन्याय सभी संबंधित दलों के लिए परेशानी पैदा करता रहेगा और हमारे प्रांत में घोर सांप्रदायिक भावना को जीवित रखेगा, जिससे शांतिपूर्ण शासन हमेशा कठिन रहेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रधानमंत्री के नाम डॉक्टर अम्बेडकर का पत्र और संलग्न इंपीरियल होटल, रसल स्क्वायर, लंदन, WCI, 5 जनवरी 1933। प्रिय प्रधानमंत्री जी, माननीय AN सरकार के सौजन्य से मुझे तारीख 19 सितंबर 1932 के पत्र की एक प्रति मिल गई है, जो उन्होंने आपको भारत रवाना होने से पहले भेजा था। उसमें उन्होंने बंगाल के सवर्ण हिंदुओं से प्राप्त कुछ तार आपके विचारात रखे हैं, जिनमें इस आधार पर बंगाल के सवर्ण हिंदुओं और दलित वर्गों के बीच पूर्णा समझौते की शर्तों को लागू करने का विरोध किया गया है कि बंगाल के सवर्ण हिंदुओं का उस समझौते में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। दूसरे पक्ष की ओर से मुझे भी तार मिले थे, उनमें से एक मैंने माननीय AN सरकार को दिखाया था, वही सर्वश्री ठक्कर और बिरला ने भेजा था, जिन्होंने पूना समझौते के संबंध में हुई बातचीत के दौरान श्री गांधी की ओर से भाग लिया था और उन्होंने अपने पत्र में उसके मूल पाठ को उद्धृत किया है, किंतु मैं आपको उनके बारे में परेशान करना नहीं चाहता था। पहले तो इसलिए कि महामहिम की सरकार द्वारा पूना समझौते को स्वीकार कर लिए जाने के बाद मेरी राय में यह मामला बंद हो गया था, और दूसरे इसलिए कि माननीय NN सरकार ने मुझे आश्वासन दिया था कि वह अपने द्वारा प्राप्त तारों को आपकी सूचनार्थ भेजने मात्र से संतुष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सर्वश्री ठक्कर और बिरला द्वारा अपने तार में प्रयुक्त अभिकथित व्यक्ति क्रम द्वारा समझौते के बारे में श्रम साध तर्क में कोई बल नहीं, और अंत में उसमें यह जोड़ दिया गया है कि बंगाल में गैर दलित वर्गों के पूना समझौते में पक्षकार होने या उससे आवद्ध होने के तथ्य के बारे में कोई जांच भारत सरकार, बंगाल सरकार अथवा किसी अन्य विचार प्रवण और तटस्थ एजेंसी के माध्यम से कराई जानी चाहिए। इसलिए उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न पर मैं अपने विचार रखना आवश्यक समझता हूँ। मेरा पहला निवेदन है कि यदि यह मान लिया जाए कि बंगाल के हिंदुओं को पूना समझौते में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, तो भी मात्र इसी कारण उसे बंगाल में लागू होने से नहीं रोका जा सकता। महामहिम की सरकार के सांप्रदायिक अवार्ड का पैरा 4, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने निर्णयों की शर्तों को हटाने के लिए एक समझौते का उपवन किया था, मेरी राय में यह संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए एक परिकल्पनिक योजना का अनुबंध नहीं करता। और याद रहे, पूना समझौता पूरे ब्रिटिश भारत, सवर्ण और दलित के लिए था। उसकी स्वीकृति के लिए प्रांत के स्थान पर प्रांत एक आवश्यक शर्त थी। वस्तुतः इससे भी आगे मेरा यह कहना है कि अनुबंध अकेले प्रांत की बाबत किसी समझौते के लिए भी सांप्रदायिक फैसले का आधार तत्व नहीं है। जहाँ तक मैंने पैरा 4 पढ़ा है, उसमें केवल यह अनुबंधित है कि महामहिम की सरकार का समाधान होना चाहिए कि जिन समुदायों को इस बात से संबंध है, वे एक व्यवहारिक वैकल्पिक स्कीम के आधार पर आपस में सहमत हों। पैरा 4 के इस निर्वचन के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि बंगाल के सवर्ण हिंदुओं के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति
पूना समझौते को बंगाल में लागू होने से नहीं रोक सकती। यदि प्रतिकूल निर्वचन सही है तो पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा के दलित वर्गों के लिए पूना समझौते को भंग कराने का रास्ता खुला रहेगा, क्योंकि उनका भी कतई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। मेरा दूसरा निवेदन है कि इस धारणा पर आगे बढ़ना वास्तव में जरूरी नहीं है कि बंगाल के सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, जैसा कि माननीय एन सरकार द्वारा आपको भेजे गए तार पर हस्ताक्षर करने वालों द्वारा कहा गया है। मैं यह जानता हूँ कि वस्तुतः उनका प्रतिनिधित्व हुआ था और सर्वश्री ठक्कर तथा बिड़ला के तार में उनका यह कथन बंगाल के हिंदुओं ने निमंत्रण के बावजूद उसमें भाग नहीं लिया, जिसके आधार पर श्री एन सरकार ने जांच के लिए अपना तर्क पेश किया है, सही नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ध्यान में रखने की बात यह है कि बंगाल के ये प्रतिनिधि मौन दर्शकों की भांति केवल उपस्थित ही नहीं थे, बल्कि वे बातचीत में सक्रिय भागीदार थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उनमें से एक बंबई में मेरे पास आया था और वह राजा पार्टी के दलित वर्ग के एक युवा के साथ था और उसने मेरे साथ लगभग 1.5 घंटा निजी तौर पर बातचीत की थी, जिसके दौरान उसने मुझसे कहा था कि संयुक्त निर्वाचक मंडलों के आधार पर सवर्ण हिंदुओं के साथ समझौता कर लिया जाए। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि बंगाल के सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था और सर्वश्री ठक्कर तथा बिरला के कथन में जो अशुद्धता है वह इस कारण है कि बातचीत के समस्त विवरण की जानकारी रखना असंभव है, जो अंतर्ग्रस्त मुद्दों के महत्वपूर्ण स्वरूप को ध्यान में रखते हुए क्षम्य है। मुझे खेद है कि मैं बंगाल के उस सवर्ण हिंदू सज्जन का नाम बताने की स्थिति में नहीं हूँ जिसने मेरे साथ बातचीत की थी, लेकिन मैं भारत लौटते ही उसका नाम आपको दे दूंगा। अतः बंगाल के सवर्ण हिंदुओं की ओर से पूना समझौते पर नए सिरे से विचार करने का कोई मामला नहीं बनता। जहां तक दलित वर्गों का संबंध है, उनके प्रवक्ता श्री M.B. मलिक ने मुझे तार भेजा है कि वे पूना समझौते को स्वीकार करते हैं। उनका तार और सर्वश्री ठक्कर और बिरला का तार आपकी सूचनार्थ मूल रूप में संलग्न है। मैं अगले सप्ताह भारत आ रहा हूँ। इस विषय में यदि आप मुझे कोई सूचना देनी चाहें तो वह मेरे बम्बई के पते पर भेजी जाए, जो कि आपकी सुविधा के लिए मैं नीचे दे रहा हूँ। दामोदर हॉल, परेल, बम्बई 12 भारत। आपका हस्ताक्षर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तारीख 1 दिसंबर 1932 का तार 1774 दिल्ली 118 29 2020 DLT डॉक्टर अंबेडकर इंडिया ऑफिस लंदन। बंगाल के लिए पूना समझौते के पुनरीक्षण के लिए बंगाल के हिंदू मित्रों के तार के बारे में वे 2 बार चूके। एक बार लोथियन समिति के सामने जब वे दलित वर्गों की सूची नहीं दे पाए और दूसरे उस समय जब बम्बई में सितंबर के सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने पर किसी ने भी भाग नहीं लिया। अब वे मिथ्या चीख पुकार करते हैं, साथ ही वे सारी सीटें नामशूद्रों द्वारा हथिया लेने की संभावना से बेकार में भयभीत हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल सरकार के दलित आबादी के आंकड़े लोथियन खंड 2+263 के अनुसार 103 लाख हैं, जबकि हमने सीटों की गणना के लिए लोथियन के अनुसार 75 लाख माने थे। पूना समझौता लोथियन सिफारिशों के थोड़े समय बाद ही हुआ। देखिए मलिक की टिप्पणी, लोथियन खंड 2 पृष्ठ 25। कलकत्ता में ठक्कर ने हिंदू भावना समझौते के पक्ष में पाई, इसलिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित समझौते का पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। बिरला और ठक्कर। तारीख 26 दिसंबर 1932 का तार WLT अंबेडकर इंडियन कॉन्फ्रेंस लंदन। बंगाल दलित वर्ग पूना समझौते को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार हिंदू परिषद भी हिंदू अभ्यावेदन आप सद्भाव पूर्वक द्योष मलिक 13 हिंदू महासभा की ओर से डॉक्टर BS मुंजे
श्री BC चटर्जी, श्री J बैनर्जी, श्री JA गवई, राय सायम मेयर चंद्र खन्ना, श्री RM देशमुख, श्री भाई परमानंद और पंडित नानक चंद। 8813 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर मुंजे, मैं आपसे 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर मुंजे, उस बैठक के बारे में जो पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर चर्चा करने के लिए बंबई में बुलाई थी, कि उस प्रश्न के संबंध में क्या किया जा सकता है जो श्री गांधी के अनशन के कारण उत्पन्न हुआ था। माननीय नृपेंद्र सरकार ने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे। मैं कुछ ब्यौरे प्रकाश में लाने के लिए 1-2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप प्रथम सम्मेलन में उपस्थित थे जो 19 सितंबर 1932 को पंडित मालवीय की अध्यक्षता में बंबई में हुआ था। डॉक्टर मुंजे, हाँ। 8814 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसा कि आप जानते ही हैं, बैठक में एक छोटी सी उप समिति नियुक्त की गई थी। डॉक्टर मुंजे, हाँ। 8815 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसमें दलित वर्गों के और सवर्ण हिंदुओं के प्रतिनिधि थे, जिनमें श्री जयकर, माननीय तेज बहादुर सप्रू और अन्य के नाम उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर मुंजे, हाँ। 8816 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वह उप समिति के सवाल पर चर्चा करने के लिए पूना गए थे। डॉक्टर मुंजे, हाँ। 8817 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि उन्होंने यह सोचा था कि इस विषय पर चर्चा करते हुए महात्मा गांधी के निकट रहना बहुत वांछनीय होगा। उप समिति के विचार विमर्श के फलस्वरूप पूना में महात्मा गांधी की सहमति से पूना समझौता हुआ था। डॉक्टर मुंजे, हाँ। 8818 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके बाद उस मूल हिंदू समिति की जिसने यह उप समिति नियुक्त की थी, 25 सितंबर को बंबई में पुनः बैठक हुई। डॉक्टर मुंजे, हो सकता है मैं उपस्थित नहीं था। 8819 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस बैठक में समझौते पर मतदान करवाया गया था और वह पारित हो गया था, क्या ऐसा नहीं है? डॉक्टर मुंजे, मुझे खुशी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने उस सब विवरण को स्पष्ट करने का मौका दिया है। 8820 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या आपको यह अपनी जानकारी से विदित है? डॉक्टर मुंजे, जो बातें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ उनका विवरण मैं दे सकता हूँ। 8821 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, क्या आपको मालूम है कि पूना में अपना काम खत्म करने के बाद उप समिति वापस बंबई आ गई और उसने जो कुछ किया था उसकी रिपोर्ट हिंदुओं के मुख्य सम्मेलन को दी, जिसने उस उप समिति को नियुक्त किया था? डॉक्टर मुंजे, उसने जरूर ऐसा किया होगा। 8822 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं श्री गवई से एक प्रश्न पूछूंगा जो मैं समझता हूँ वहां थे। श्री गवई, आपने उन चर्चाओं में भाग लिया था जिनके परिणाम स्वरूप पूना समझौता हुआ था। श्री गवई, हाँ। 8823 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं बदले की भावना से यह नहीं पूछ रहा हूँ, किंतु आप उस समय राजा मुंजे समझौता पार्टी में थे। श्री गवई, हाँ। 8824 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप पूना में उपस्थित थे? श्री गवई, हाँ, मैं उपस्थित था। 8825 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो उप समिति वापस बंबई आ गई और उसने पंडित मालवीय की अध्यक्षता में एक बैठक की और पूना समझौते को अनुमोदित करते हुए संपूर्ण उप समिति ने संकल्प पारित किया। श्री गवई, हाँ। डॉक्टर मुंजे, डॉक्टर अंबेडकर ने जो सवाल मुझसे पूछे हैं, क्या मैं उनके बारे में कुछ कहूँ? अध्यक्ष, मेरे विचार में समिति डॉक्टर अंबेडकर की जांच के निष्कर्ष सुनना पसंद करेगी। डॉक्टर मुंजे, हम आपका स्पष्टीकरण बाद में सुनेंगे। 8826 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
उप समिति नियुक्त हो जाने के बाद समिति श्री गांधी से इस विषय पर चर्चा के लिए पूना गई थी और हिंदू महासभा का एक अधिवेशन 24 से 26 सितंबर 1932 के बीच दिल्ली में आयोजित हुआ था। डॉक्टर मुंजे, हाँ, 8,827। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या मैं मालवीय की अध्यक्षता में? डॉक्टर मुंजे, नहीं, श्री NC केलकर की अध्यक्षता में। 8,828। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दिल्ली की उस बैठक में श्री रामानंद चटर्जी उपस्थित थे? डॉक्टर मुंजे, हाँ, 8,829। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दिल्ली में हिंदू महासभा की उस बैठक में राजा नरेंद्र नाथ भी उपस्थित थे? डॉक्टर मुंजे, हाँ, 8,830। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या यह सही नहीं है कि दिल्ली अधिवेशन में हिंदू महासभा ने इस समझौते का अनुमोदन किया था? डॉक्टर मुंजे, हाँ, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। 8,831। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री रामानंद चटर्जी बंगाल के सवर्ण हिंदुओं के प्रमुख सदस्य? डॉक्टर मुंजे, हाँ, 8,832। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हिंदू महासभा के भी बहुत विख्यात सदस्य? डॉक्टर मुंजे, हाँ। डॉक्टर जे बनर्जी, मैं यह बताना चाहूँगा कि वह बिल्कुल भी सवर्ण हिंदू नहीं है, वह अवर्ण हिंदू हैं, वह ब्रह्म में हैं। 8,833। मार्क्वेस ऑफ जेटलैंड, मैंने देखा था, इससे पहले साक्ष्य में गलत छपा था। यह एक बहुत स्वाभाविक मूल है। माननीय रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रह्म कहा गया था, जो कि सवर्ण हिंदू से भिन्न है। साक्ष्य में ब्रह्म शब्द का ब्राह्मण बन गया, जो वहाँ हिंदुओं की सर्वोच्च जाति है। यही हुआ। श्री रामानंद चटर्जी के बारे में, वह ब्रह्म है, ना कि ब्राह्मण। क्या ऐसा नहीं है? श्री जे बनर्जी, हाँ। 8,834। श्री जफरुल्लाह खां, हम जो बैठे हैं इस तरफ वास्तव में इसकी बारीकियों को नहीं जानते, इसलिए इसे समझना चाहते हैं। ब्राह्मण या गैर ब्राह्मण जन्म से होते हैं? यह सवाल कि कौन? डॉक्टर मुंजे ब्राह्मण जाति के हैं, फिर भी हो सकता है वह जाति के संबंध में अपनी धारणाओं की हमें जानकारी दें। श्री जे बनर्जी, यदि कोई व्यक्ति भिन्न धर्म अपना लेता है तो वह हिंदू नहीं रहता। 8,835। श्री M.R. जयकर, क्या इस बारे में मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? आपका अभिप्राय यह तो नहीं है कि एक आदमी ब्रह्म है, इसलिए वह हिंदू नहीं रहा? श्री जे बनर्जी, निश्चय ही वह धर्म से हिंदू नहीं रहता, वह गैर हिंदू है। जब वह विवाह करता है तो उसे अपने आप को गैर हिंदू बताना होता है। 8,836। श्री M.R. जयकर, मैं विवाह विधि या इस प्रकार की किसी चीज के संबंध में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि क्या हिंदू के नाते आपका कहना है कि यदि कोई ब्राह्मण धर्म से ब्रह्म हो जाता है तो वह हिंदू अथवा ब्राह्मण नहीं रहता? श्री जे बनर्जी, निश्चय ही वह ब्राह्मण नहीं रहता। 8,837। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर मुंजे, श्री रामानंद चटर्जी ब्रह्म में हैं या हिंदू? इस सवाल के अलावा वह हिंदू महासभा के आंदोलन में बहुत सक्रिय भाग लेते रहे हैं। डॉक्टर मुंजे, हाँ। 8,838। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वह हिंदू हितों के कट्टर समर्थक रहे हैं। डॉक्टर मुंजे, हाँ। 8,839। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजा नरेंद्र नाथ पंजाब के हैं। डॉक्टर मुंजे, हाँ। 8,840। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वह स्थानीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर मुंजे, वह हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या मैं अपनी बात स्पष्ट कर सकता हूँ? 8,841। अध्यक्ष, यदि आप ठीक समझें। डॉक्टर मुंजे, बम्बई की बैठक में मुझे पंडित मालवीय ने बुलाया था, जब वहाँ बैठक हो रही थी और बातचीत चल रही थी। श्री अंबेडकर को याद होगा, मैंने कहा था कि जब महात्मा गांधी संयुक्त निर्वाचक मंडलों में दलित वर्गों को स्थानों का आरक्षण देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो इस सवाल पर कोई समझौता करना संभव नहीं है जिससे कि वह अपना अनशन तोड़ सकें। बहरहाल
हमें उस समय बड़ी राहत मिली जब दूसरे दिन यह समाचार मिला कि महात्मा गांधी संयुक्त निर्वाचक मंडलों में स्थानों का आरक्षण स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तब किसी बैठक में जहां पूना समझौते का सिद्धांत तैयार किया गया था, मैंने पंडित मालवीय को उस समय साफ बता दिया था कि पूना समझौते का यह सिद्धांत जो तैयार किया जा रहा है पृथक पृथक निर्वाचक मंडलों पर आधारित है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर और हिंदू महासभा को एक संगठन के रूप में पृथक निर्वाचक मंडलों पर मूलभूत आपत्ति है और मैं व्यक्तिगत तौर पर तथा हिंदू महासभा संस्था के रूप में पूना समझौते के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद यह ठीक है कि मैं बातचीत आगे बढ़ाने के लिए अन्य सदस्यों के साथ पूना नहीं जा सका था। इसके बाद मुझे यह जानकर संतोष हुआ कि महात्मा गांधी स्थानों का आरक्षण स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा था गांधी जी के प्राणों का संकट समाप्त हो गया है और इसलिए मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में जब हिंदू महासभा का अधिवेशन चल रहा था तो मुझे तार मिला कि गांधी जी ने पूना समझौता स्वीकार कर लिया है और स्वभावतः हर कोई गांधी जी के प्राण बचाने के लिए आतुर था और हमने हिंदू महासभा में एक संकल्प पारित किया था। 8842 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझौते को स्वीकार करते हुए। डॉक्टर मुंजे: हाँ, समझौते को स्वीकार करते हुए, लेकिन यहाँ यह समझ लिया जाए कि उस समय पंजाब की ओर से राजा नरेंद्र नाथ ने विरोध प्रदर्शित किया था जो बेकार गया। निसंदेह उस समय संपूर्ण सदन का बहुमत भयभीत और आतंकित था। 8843 श्री जफरुल्लाह खां अनशन के भूत से। डॉक्टर मुंजे: यदि समझौता स्वीकार नहीं किया गया तो महात्मा गांधी के प्राण नहीं बच पाएंगे और इसलिए उन्होंने समझौता स्वीकार कर लिया। यही वे सब विस्तृत बातें हैं। एक खास मुद्दा यह है कि पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर से हमारी बातचीत में उन्होंने यह मान लिया है कि मैंने हिंदू महासभा के साथ एक करार किया था कि वह पूरी तरह संतुष्ट है यदि संयुक्त निर्वाचक मंडल की पद्धति के अंतर्गत उन्हें आबादी के आधार पर स्थानों का आरक्षण दे दिया जाए। एक मौके पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब डॉक्टर अंबेडकर ने यह सोचा कि इस मुद्दे में कुछ उलझन है तो मैंने उन्हें सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री को एक संयुक्त पत्र उनके और मेरे हस्ताक्षर से भेजा जाए और उसमें यह कहा जाए कि दलित वर्गों और हिंदुओं में जो मतभेद है वह इस समझौते से दूर हो गया है, अर्थात हिंदुओं के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडलों में आबादी के आधार पर स्थानों का आरक्षण। 8844 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर: मैं इससे सहमत नहीं था। डॉक्टर मुंजे: उस समय डॉक्टर अंबेडकर उससे सहमत नहीं थे, लेकिन गोलमेज सम्मेलन के समय डॉक्टर अंबेडकर सहमत थे और उनकी सम्मति से इस तथ्य की घोषणा अमेरिकी समाचार पत्रों में कर दी गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर: मैं इसे नहीं मानता। 8845 श्री M.R. जयकर: डॉक्टर मुंजे, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप कह रहे थे कि हिंदू महासभा ने दिल्ली में पूना समझौता स्वीकार कर लिया था। डॉक्टर मुंजे: हाँ। 8846 श्री M.R. जयकर: क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हिंदू महासभा ने पूना समझौते को उसके गुण दोषों पर नहीं बल्कि इस कारण स्वीकार किया था कि महात्मा गांधी के प्राण बच जाएं? डॉक्टर मुंजे: मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब समझौता तैयार किया जा रहा था तो बहुत साफ साफ कह दिया था कि जिस सिद्धांत के अंतर्गत यह समझौता तैयार किया जा रहा है मुझे व्यक्तिगत तौर पर या हिंदू महासभा को समग्रता स्वीकार नहीं होगा क्योंकि यह पृथक पृथक निर्वाचक मंडलों पर आधारित है। श्री भाई परमानंद: क्या मैं एक शब्द जोड़ सकता हूँ? पंजाब के हिंदुओं को भी पूना समझौते के बारे में वही भावना है जो बंगाल के हिंदुओं की है। राजा नरेंद्र नाथ ने इसका उसी दिन विरोध किया था जब हिंदू महासभा ने इसे जल्दबाजी में स्वीकार करते
हुए संकल्प पारित किया था। बंबई में पूना समझौते की स्वीकृति के 48 घंटे के भीतर खुले अधिवेशन में हिंदुओं का विरोध प्रकट हुआ था। पंजाब के हिंदुओं के सचिव ने भी विरोध किया था। उन्होंने डॉक्टर गोकुल चंद्र ने प्रधानमंत्री को एक तार भेजा था कि पंजाब के हिंदू इसका विरोध करते हैं। हिंदू भावना आज भी इसके प्रतिकूल है। समाचार पत्रों में इस आशय के लेख निकले हैं जो मेरे पास इस समय नहीं है कि पूना समझौते से पंजाब के हिंदुओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। एक और बात यह कि दलित वर्गों की कुछ अनुसूचित जनजातियों को जनगणना रिपोर्ट में अपने आप को हिंदू लिखवाना चाहते हैं, जैसे बटवाला, बड़वाला, कबीरपंथी और डोम दलित वर्गों की अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं किया गया। इस बाबत वे आंदोलन कर रहे हैं। इन जनजातियों के नाम ही बटवाला, बड़वाला, कबीरपंथी और डोम हैं। पंजाब में उनकी आबादी लगभग 50,000 है। क्योंकि उन्होंने जनगणना रिपोर्ट में अपने आप को उड़िया लिखवाया था, वे अनुसूचित जनजातियों में वर्णित नहीं है और वे यह आंदोलन इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें उनमें शामिल कर लिया जाए। इसलिए इससे उन सब में जो अपने आप को हिंदू कहते हैं तथाकथित दलित वर्गों की उन जनजातियों के खिलाफ एक प्रकार का विद्वेष दर्शित होता है। इसलिए संयुक्त प्रवर समिति से मेरा अनुरोध है कि इस मामले के बारे में विचार जाए और कम से कम उन्हें नई जनजातियों में स्थान दिया जाए। 8,847 श्री जफरुल्लाह खां, इनका अंतिम मुद्दा साफ नहीं है। क्या ये खास जनजातियां जिनका आपने जिक्र किया था अनुसूचीबद्ध होना चाहती हैं? श्री भाई परमानंद, हाँ श्री जफरुल्लाह खां, और वे अनुसूचीबद्ध नहीं की गई हैं। श्री भाई परमानंद, यह एक दूसरा पहलू है। 8,849 श्री जफरुल्लाह खां, मैं इस मुद्दे को साफ करना चाहता हूँ। ये जातियां उतनी दलित नहीं हैं जितनी वे जो अनुसूची में रखी गई हैं। श्री भाई परमानंद, मेरा मुद्दा यह है कि केवल इसलिए कि वे अपने आप को अनुसूचित जाति के हिंदू कहकर पुकारते हैं, उन्हें इस अधिकार से वंचित किया गया है जो कि अन्य जनजातियों को दिया गया है। 8,850 श्री जफरुल्लाह खां, अनुसूची में रखे जाने का अधिकार। श्री भाई परमानंद, हाँ डॉक्टर मुंजे, क्या मैं इस मुद्दे को स्पष्ट कर सकता हूँ? जहाँ तक पंजाब और बंगाल का संबंध है, हिंदू महासभा का आक्षेप है कि शर्तक जांच पड़ताल के बाद जनता और लोथियन समिति दोनों के द्वारा यह पाया गया कि पंजाब में दलित वर्गों का प्रश्न विद्यमान नहीं है और बंगाल में दलित वर्गों का प्रश्न इतना ज्वलंत या प्रबल नहीं है कि उस पर बहुत अधिक विचार किया जाना जरूरी हो। यही वह मुद्दा है जो एक शिकायत बना हुआ है और मेरे मित्र श्री परमानंद का कहना है कि इन लोगों की यह शिकायत है कि उन्हें दलित वर्गों में इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें आर्य समाजी बना लिया गया है। मुद्दा यह है कि पंजाब में दलित वर्ग का प्रश्न पृथक निर्वाचक मंडलों में एक निहित स्वार्थ के रूप में पैदा किया जाना हो तो इन दलित वर्गों को शामिल किए जाने का अधिकार है, जिन्हें अब दलित वर्गों के रूप में अनुसूची में रखा जा रहा है। यदि वह निहित स्वार्थ पैदा नहीं किया जाना है तो उन लोगों का उन दलित वर्गों में शामिल किए जाने का कोई दावा नहीं है। 8,851 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? आप पूना समझौते को पंजाब में लागू करने में इसलिए आपत्ति करते हैं क्योंकि आपकी राय में वहाँ कोई दलित वर्ग नहीं है। श्री भाई परमानंद, उस अर्थ में नहीं जिसमें अन्य अधिकांश प्रांतों में है। 8,852 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किसी भी अर्थ में है अथवा नहीं, पंजाब में दलित वर्ग है अथवा नहीं। श्री भाई परमानंद, वे अछूत नहीं है, वे अगम नहीं है, कोई भेदभाव नहीं समझा जाता।
अभी साइमन कमीशन की रिपोर्ट और भारत सरकार की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि पंजाब में सवर्ण हिंदुओं और दलित वर्गों में कोई अंतर नहीं है। 8853 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप अपने आप को कैसे संतुष्ट करते हैं? आपकी पहली स्थिति यह है कि कोई दलित वर्ग नहीं है और इसलिए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और आपकी दूसरी शिकायत यह है कि कुछ दलित जातियों को अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। पंडित नानक चंद, इस मुद्दे से मेरा संबंध रहा है और मैं इसके बारे में स्पष्टीकरण दूंगा। जहां तक अगमता अस्पृश्यता का प्रश्न है, वहां यह सब नहीं है, और यदि है तो प्रायः नगण्य, बहुत कम। यह सरकारी पदाधिकारियों, सिखों, मुसलमानों और हिंदुओं द्वारा स्वीकार किया गया है, किंतु कुछ वर्ग दलित वर्ग के रूप में अनुसूची में रखे गए हैं, और वैसी ही परिस्थिति के कुछ अन्य, चाहे वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हों या अन्यथा जो कुछ अधिकारों से, जैसे जमीन खरीदने के अधिकारों से वंचित अन्य लोगों के साथ अनुसूची में शामिल होने चाहिए थे, क्योंकि उनकी भी वही सामाजिक स्थिति है। 8854 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप बहुत चिंतित हैं कि उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। पंडित नानक चंद, मैं चिंतित नहीं हूँ, वे चिंतित हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी दलित वर्ग कहा जाए। 8855 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं कुछ सवाल बंगाल के बारे में श्री चटर्जी से करना चाहता हूँ। मेरे विचार में आपकी मुख्य शिकायत यह है कि जब पूना समझौता किया गया था तो उसमें हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, यही है ना? श्री BC चटर्जी, यह तो अनेक शिकायतों में से एक है। मेरी मुख्य शिकायत है। 8856 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फिलहाल मैं इसे सुनूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार शिकायत समाप्त हो जाए। मैं समझता हूं कि आपके सहयोगी ने यह स्वीकार किया था कि बंगाल के सवर्ण हिंदुओं के सदस्य बंबई और पूना दोनों में उपस्थित थे। श्री BC चटर्जी, हाँ। श्री J बनर्जी, पूना में एक सवर्ण हिंदू उपस्थित था, मैंने यही कहा था। 8857 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या अन्य प्रांतों से दर्जनों नहीं आए थे? श्री BC चटर्जी, हो सकता है। मार्क्वेस ऑफ जेटलैंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यदि आप हमें बंगाल के उन सवर्ण हिंदुओं के नाम बता दें जो वहां थे, तो यह पूरी समस्या हल हो सकती है। 8858 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं नाम बता सकता हूँ। यह नाम उस चर्चा के दौरान दिए गए थे जो 14 मार्च 1933 को बंगाल विधानसभा में हुई थी। श्री BC चटर्जी, क्या आप कृपया वे नाम बताएंगे? 8859 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस मुद्दे पर कोई भी विरोध नहीं था। श्री BC चटर्जी, उस समय मैं इंग्लैंड में था। 8860 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं श्री मलिक के भाषण से उद्धृत कर रहा हूँ। उन्होंने बंगाल विधान परिषद में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने कहा था, श्री J बनर्जी, वह नामजद सदस्य हैं, न कि निर्वाचित प्रतिनिधि। मैं इस बात को साफ करना चाहता हूँ। 8861 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वह दलित वर्गों के प्रतिनिधि हैं। श्री J बनर्जी, और वह पहले 2 बार एक निर्वाचन क्षेत्र से हार चुके हैं। 8862 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बात मैं कह रहा हूँ उस पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरा मुद्दा यह है कि क्या बंगाल के कुछ हिंदू उपस्थित थे या नहीं। यह वक्तव्य बंगाल के दलित वर्ग के उस सदस्य द्वारा जिसने पूना समझौते की वकालत की थी, भाषण के दौरान बंगाल विधान परिषद की कार्रवाइयों में दिया गया था। हम जानते हैं कि पंडित मालवीय, माननीय तेज बहादुर सप्रू, श्री M.R. जयकर, श्री राजगोपालाचारी जैसे लोगों के अलावा हिंदू मिशन के स्वामी सत्यानंद, अमृत समाज के बाबू हरिदास मजूमदार, MABL मिदनापुर के बाबू प्रमथनाथ बनर्जी, MLC खादी प्रतिष्ठान के बाबू SC दास गुप्ता जैसे व्यक्ति वहां थे। श्री J बनर्जी, एक को छोड़कर उनमें से कोई भी पूना में उपस्थित नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
यह वक्तव्य परिषद में दिया गया था। 8863। श्री जे बनर्जी, क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब मैं प्रश्न करूं कृपया तभी उत्तर दें। श्री जे बनर्जी, यह गलत बयानी है। 8864। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरा कहना है कि इस कथन का बंगाल विधान परिषद में किसी ने भी खंडन नहीं किया था। श्री जे बनर्जी, उस दिन मैं उपस्थित था, कोई भाषण नहीं दिया गया था बल्कि कागज से कुछ पढ़ा गया था और बहुत संभव है कि लोग उस पहेली को ना बुझा पाए हों। एक कागज अस्पष्ट ढंग से पढ़ा गया था। 8865। श्री M.R. जयकर, आपकी परिषद की कार्रवाइयां प्रकाशित होती हैं या नहीं? श्री जे बनर्जी, हाँ। 8866। श्री M.R. जयकर, उन कार्रवाइयों के प्रकाशन के बाद से कोई खंडन हुआ है? श्री जे बनर्जी, हाँ। बहस के तुरंत बाद ज्यों ही हमने सुना कि कुछ नाम पढ़े गए हैं, अखबारों में खंडन जारी किया गया। 8867। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वे लोग बंबई में उपस्थित नहीं थे? श्री जे बनर्जी, मैं पूना की बात कर रहा हूँ। 8868। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं सबसे पहले बंबई की बात कर रहा हूँ। ये लोग बंबई में उपस्थित ही नहीं थे जब उप समिति नियुक्त की गई थी, बल्कि उन्होंने मेरे कार्यालय में मुझसे अलग बात की थी और समझौता करने का आग्रह किया था। यह एक तथ्य है जिसे मैंने साक्षात में व्यक्त किया था, जो मैंने बॉम्बे टाइम्स को दिया था और जो आपकी विधायी कार्रवाइयों की घोषणा के शीघ्र बाद 27 मार्च को प्रकाशित हुआ। श्री जे बनर्जी, अगले ही दिन मैंने आपके कथन का खंडन किया था और कहा था कि इसमें मुद्दे को नहीं छुआ गया है क्योंकि उनमें से 3 सदस्य, जैसा कि आपने स्वयं माना है, पूना नहीं गए थे और समझौते के साथ उपस्थित नहीं थे। श्री B.C. चटर्जी, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह किसी का भी पक्ष नहीं है और मैं नहीं समझता कि यह डॉक्टर अंबेडकर का पक्ष है कि वे सज्जन बंबई से भेजे गए थे अथवा वे अकेले पूना में उपस्थित थे, बंगाली हिंदुओं की ओर से या बंगाली हिंदुओं में से किसी के द्वारा भेजे गए थे। हो सकता है वे वहां अचानक पहुंच गए हों या वे वहां इसलिए हों कि वे बीमार महात्मा को देखना चाहते थे। वास्तव में कुछ लोग वहां गांधी की शव यात्रा में अर्थी को कंधा देने का गौरव पाने के लिए गए थे। 8869। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपसे यह पूछूंगा कि क्या यह सर्वविदित था कि ये लोग मालवीय सम्मेलन में भाग लेने प्रकट प्रायोजन से कलकत्ता से चले थे? यह लिबर्टी में छपा है। श्री जे बनर्जी, वे बंगाल के किसी सार्वजनिक संगठन द्वारा अधिकृत होकर वहां नहीं गए थे। हो सकता है कि वे निजी काम से अथवा किसी अन्य कारण से गए हों। क्या मैं डॉक्टर अंबेडकर के सामने यह प्रस्ताव रख सकता हूं? हम बंगाल के लोग इसे बहुत बड़ा कलंक मानते हैं कि यह सुझाव दिया जाए कि बंगाल में दलित वर्ग हैं, बंगाली हिंदू जात पात निषेध के लिए और इसी प्रकार के काम करने के लिए सदियों से सामाजिक कार्य करते चले आ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर इससे सहमत होंगे। दलित वर्ग कौन है, यह तय करने के लिए लोथियन समिति ने बहुत उचित ढंग से 2 कसौटियां निर्धारित की थी। अस्पृश्यता कुछ दूरी के भीतर अगमता थी। मेरा सुझाव है कि बंगाल सरकार को इस बारे में जांच करनी चाहिए कि कौन अस्पृश्य और अगम्य है और यदि उनकी संख्या निश्चित हो जाए तो हम संयुक्त निर्वाचक मंडल के आधार पर बंगाल विधान परिषद में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार हैं। 8870। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं संयुक्त निर्वाचक मंडल की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्य संबंधी इस महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा कर रहा हूं कि जब यह सर्वविदित था कि कुछ सवर्ण हिंदू बंगाली मालवीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंबई आ रहे हैं। लिबर्टी के 17 सितंबर 1942 के अंक से आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं। यह अखबार कलकत्ता में छपता है। उस तारीख के अंक के पृष्ठ
5 पर स्तंभ 4 में मोटी सुर्खियों में यह रिपोर्ट छपी है। स्वामी सत्यानंद और अन्य बम्बई के लिए रवाना। अमृत समाज के सर्व श्री हरिदास मजूमदार और जनेश्वर मंडल मालवीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज बम्बई रवाना हो रहे हैं। वे अपने निजी काम से वहां नहीं जा रहे थे। श्री BC चटर्जी, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने उन सज्जनों के बारे में कभी नहीं सुना। मैं उनके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। निश्चय ही जहां तक बंगाल का संबंध है, वे अपनी ज्योति एक पुंज के भीतर छुपाए हुए हैं और इन सज्जनों ने यह प्रचार करने के लिए रिपोर्ट भेजी कि वे जा रहे हैं। 8871 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरा मुद्दा यह है कि बंगाल की जनता को मालूम था कि सवर्ण हिंदुओं के कुछ सदस्य मालवीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंगाल से रवाना हो रहे हैं और यदि बंगाल की जनता यह सोचती थी कि वे उनके प्रतिनिधि नहीं हैं, तो उनके लिए यह बहुत संभव था कि वे मालवीय के पास संदेश भेजते कि इन लोगों पर भरोसा न किया जाए। श्री BC चटर्जी, मेरा निवेदन है कि बंगाल की जनता के साथ यह अत्यंत अनुचित बात होगी कि उन्हें एक ऐसी बात के साथ जोड़ दिया जाए जो लिबर्टी के किसी स्तंभ में सरसरी तौर पर छापी गई थी। 8872 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं केवल तथ्य के रूप में बता रहा हूँ कि बंगाल के प्रत्येक आदमी को यह जानना चाहिए। श्री BC चटर्जी, कोई भी अखबार को इतनी गंभीरता से नहीं पढ़ता। कोई भी इस तरह की चीजें ढूंढने के लिए खास स्तंभों को नहीं ढूंढता। हमारी जानकारी में यह बात कभी नहीं आई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपसे इस पर और आग्रह नहीं करूंगा। 8873 माननीय ऑस्टिन चैम्बरलेन। क्या श्री चटर्जी का अभिप्राय है कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि बंबई में ऐसी कोई बैठक हो रही है? श्री BC चटर्जी, हमें ज्ञात था कि बैठक हो रही है, किंतु हम इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि कोई अपनी तरफ से उस बैठक में बंगाल से जा रहा है। 8874 माननीय ऑस्टिन चैम्बरलेन। यदि आप इस विषय पर इतनी प्रबल भावनाएं रखते थे और आपकी राय में संगठन में आपके सबसे अधिक प्रतिनिधि थे जो उन लोगों की ओर से बोल सकते थे जो आपकी विचारधारा के थे, तो आपने उस समय प्रतिनिधि क्यों नहीं भेजे जब आपको बैठक की जानकारी मिल गई थी? श्री BC चटर्जी, हमें नहीं पता था कि वहाँ क्या हो रहा है। ईमानदारी से कलकत्ता में हमें नहीं मालूम था कि वहाँ क्या हो रहा है। हमने केवल यह खबर सुनी थी कि श्री गांधी अनशन करने जा रहे हैं। श्री J बनर्जी, हमने इसे बहुत महत्व नहीं दिया। मालवीय सम्मेलन बंगाल के सवर्ण हिंदुओं का भाग विधाता नहीं था, इसलिए मैं किसी भी हैसियत में वहां नहीं गया। पूना बैठक वास्तव में महत्वपूर्ण थी। 8875 माननीय ऑस्टिन चैम्बरलेन। आपको बैठक की जानकारी थी, लेकिन आपने उसे भाग लेने लायक नहीं समझा, यही है ना? श्री J बनर्जी, मुझे खेद है कि आप बंबई और पूना की 2 बैठकों में भ्रांति कर रहे थे। समझौते पर पूना में हस्ताक्षर हुए थे और वह महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें सवर्ण हिंदुओं को नहीं बुलाया गया था। बंबई की बैठक एक प्रकार का प्रारंभिक कदम था। हमारे द्वारा कोई बहुत महत्व न दिया जाना औचित्यपूर्ण था। 8876 श्री जफरुल्लाह खां। क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूँ? श्री चटर्जी, मैं आपको किसी भी तरह नाराज करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि कदाचित बंगाल के सवर्ण हिंदुओं का दृष्टिकोण था हमारा कोई सरोकार नहीं है, कदाचित इससे कुछ लाभ नहीं होगा। यदि इनमें महात्मा जी के प्राण बचा दिए तो बहुत है। यदि किसी भी तरह से हम प्रभावित हुए तो हम बाद में उसका खंडन कर सकते हैं। श्री BC चटर्जी, अत्यंत आदर पूर्वक कहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। मुझे प्रांतीय मताधिकार समिति में शामिल होने का सम्मान प्राप्त हुआ था और मुझे लोथियन समिति से सहयोग करने का मौका मिला था। हमने गहराई से इस बात की छानबीन की थी कि अछूत कौन है। हमारी छानबीन में यही सारी बातें हैं। 8877 डॉक्टर भीमराव